हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जे एडवांस्ड सैम्पल पेपर 3 पेपर 2 के बाकी बचे हुए सवालों को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन सेक्शन 3 का है। सेक्शन 3 में 6 क्वेश्चन हैं 8 to 13 और ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन हैं। आने आपको आंसर जो है नियरेस्ट इंटीजर में देना है। क्वेश्चन 8 है, ये सर्कुलर डिस्क है विथ ए ग्रूव एलोंग इट्स डायमीटर। एक ग्रूव है, यहाँ पे कट है और इसमें कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट इसमें मूव कर सकता है along only this ग्रूव here। ये ग्रूव बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप आलू जब खेतों में लगाते हैं तो दो आलू के, इस पर आलू है, यहाँ पे ग्रूव हो गया, ये आलू है इस पर, और ये इधर से पानी भेजते हैं, ये ग्रूव जैसा हो गया। वैसे ही आप लकड़ी पर भी ग्रूव बना सकते हैं। एक कट होना चाहिए ताकि इधर से कुछ जा सके। ये ब्लॉक ऑफ मास 1 kg, यही ब्लॉक है और इसका मास है 1 kg। इस प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर, इसमें रखा हुआ है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस ऑफ ग्रूव इज इन कॉन्टैक्ट इज म्यू इक्वल टू 2.5। म्यू का वैल्यू 2/5 है। कॉन्टैक्ट में है, ये कॉन्टैक्ट में है, ग्राउंड के कॉन्टैक्ट में है, ग्रुप में जो ग्राउंड है और ग्रुप में दोनों साइड वॉल है, तो वॉल के में भी कॉन्टैक्ट में है और दोनों का जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है वो म्यू इक्वल टू 2/5 दिया हुआ है। द डिस्क हैज एन एक्सेलरेशन ऑफ 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्रुप लेफ्ट में दिखा रहा है कि 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से लेफ्ट की ओर मूव कर रहा है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू डिस्क। मूव इधर करे या ना करे, लेकिन एक्सेलरेशन इधर हो सकता है मूव राइट करे। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू द डिस्क। विथ रेस्पेक्ट टू डिस्क, ये जो ब्लॉक है छोटा सा 1 kg वाला, उसका एक्सेलरेशन बताना है। कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 4/5। यहाँ पर ये एंगल थीटा है। तो इस सबसे आसान बनाने के लिए इस तरह का सवाल ये है कि हम नॉन इनर्शियल फ्रेम यूज करें। जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम यूज करते हैं तो हम इसमें आके बैठ जाते हैं। ऑब्जर्वर जो है सो इस पे आके बैठ गया है, यहीं से देख रहा है, तो उसे नहीं लगता कि इसमें मोशन है। ये जो डिस्क है उसका मोशन वो भूल जाता है। लेकिन जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में होते हैं, हम डायरेक्टली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं लगा सकते, F=ma में नहीं लगा सकते। उसको लगाने के लिए हमें एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ता है, और ये स्यूडो फोर्स होता है, जिस पर भी हम स्यूडो फोर्स लगा रहे हैं, मास टाइम एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये लेफ्ट में चल रहा है डिस्क, तो जो स्यूडो फोर्स लगेगा जिस भी ऑब्जेक्ट पर लगेगा, हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाने जा रहे हैं इस ब्लॉक पर, तो इस पर एक फोर्स राइट में लगेगा, इसका मास टाइम एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन है, राइट में लगेगा। एक बार हम स्यूडो फोर्स लगा देते हैं तो अब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाने के लिए फ्री हैं। यहाँ पर देखिए, इस आप सोचिए यहाँ पर खड़ा है और इस पर एक फोर्स इधर लग रहा है, तो जाके इधर वाला दीवार से वो टकराएगा, ठीक है। तो वो दीवार जो है इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, इधर एक फोर्स लगाएगा। ये दीवार है, अपना परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स लगाया n। ये n जो है इसको n1 बोलते हैं, और a नॉर्मल रिएक्शन जो है वो है नॉर्मल रिएक्शन बाय साइड वॉल। यहाँ पर एक और नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, वो है अपवर्ड के डायरेक्शन में, वो ग्राउंड लगा रहा है, N2 उसको कहते हैं। नॉर्मल रिएक्शन बाय ग्राउंड, वो ग्राउंड पर भी तो है, तो ग्राउंड भी कुछ नॉर्मल रिएक्शन देगा। इसका डायरेक्शन जो होगा वो k के डायरेक्शन में होगा, और इसका जो डायरेक्शन देगा n, सो ये xy प्लेन में होगा। यदि इसको हम बोले ये xy प्लेन में है तो ये xy प्लेन में होगा। n1 का डायरेक्शन xy प्लेन में है और n2 का डायरेक्शन ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ऊपर में है। सोच लीजिए ये प्लेन है, अब प्लेन पर ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन है वो n2 है, जो कि ग्राउंड की वजह से आ रहा है, और साइड वॉल की वजह से इसी प्लेन में आ रहा है, लेकिन ये परपेंडिकुलर है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये वाला एंगल, ये देखिए एंगल थीटा है, तो ए एंगल कितना हो जाएगा,
ये एंगल थीटा हो गया, अल्टरनेट एंगल। तो एम ए का इधर जो कंपोनेंट होगा, ये एम ए जो स्यूडो फोर्स है, इसका जो कंपोनेंट है इधर, ये हो जाएगा एम ए साइन थीटा। और ये N1 और ये एम ए का कॉस्ट साइन थीटा जो है कंपोनेंट, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, और इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। जो भी मोशन है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में है, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी मोशन होता है उसका कोई भी इफेक्ट उस डायरेक्शन में नहीं होता है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर टू ग्रूव नो मोशन, तो उसमें जो फोर्स है, टोटल फोर्स एक N1 हुआ, ऑपोजिट डायरेक्शंस में एम ए साइन थीटा हुआ, ये हमें पता चल गया। और N2 ये जो ग्राउंड की वजह से है वो उसका वेट को बैलेंस करेगा। N2 जो है सो वेट को बैलेंस करेगा। तो mg होगा। तो N1 और N2 हमें पता चल गया। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो लगेगा वो भी हमें पता चल गया। फ्रिक्शनल फोर्स F, उसको कहेंगे म्यू, एक ग्राउंड की वजह से और एक साइड वॉल की वजह से और ये ग्राउंड की वजह से। म्यू कॉमन कर लिए, N1 है एम ए साइन थीटा और N2 है mg। तो ये इतना फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, जिधर मोशन है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में। इस पर मोशन किधर है, आप फ्रिक्शन को भूल जाइए। तो इस पर एक ही फोर्स लग रहा है एम ए, दूसरा लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर, और मोशन होना है इस डायरेक्शन में। मोशन या तो इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा। इसका कोई कंपोनेंट नहीं है इस डायरेक्शन में, इसका एक कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में। तो ये इधर मूव करेगा, ग्रुप में इधर मूव करेगा। तो इधर मूव कर रहा है, तो आप इस पर हम न्यूटन्स लॉ लगाते हैं। लॉ, तो एक फोर्स लग रहा है along द ग्रुप, हम लिख देते हैं। एक फोर्स एम ए का जो कंपोनेंट है उधर एम ए कॉस थीटा, इसका जो कंपोनेंट है इधर दिखाई नहीं है, एम ए कॉस थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा। एम ए कॉस थीटा लगा ओ, और कोई फोर्स है, एम जी तो नीचे लग रहा है, वो परपेंडिकुलर है, कोई फोर्स और नहीं है। एक फ्रिक्शनल फोर्स है इधर, जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। एम ए कॉस थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू, हमें लिखना है मास टाइम एक्सलेशन। एक्सलेशन यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे, ये यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो एम कुछ और लिखते हैं, m1 लिखते हैं। अब वैल्यू सबका सब्स्टिट्यूट करते हैं। एम ए कॉस थीटा, इसका वैल्यू है म्यू टाइम्स एम भी बाहर कर लेते हैं, बच गया ए साइन थीटा प्लस जी इक्वल टू एम ए वन। म्यू कट गया, यही ए वन निकालना है। उसने पूछा कि एक्सलेशन क्या है, फाइंड द एक्सलेशन ऑफ द ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू द डिस्क। जो आदमी डिस्क पर बैठा है उसे किस एक्सलेशन से सब ये मूव करता हुआ दिखेगा, यही A1 पूछा है। तो A1 हमें पता चल गया, ए कॉस थीटा माइनस म्यू टाइम्स ए साइन थीटा प्लस जी। ए का वैल्यू है 25, क्वेश्चन में दिया है, यहाँ दिख रहा है। कॉस थीटा का वैल्यू भी दिया है 4/5, कॉस थीटा इतना दिया है, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 3/5। ये जो है सो कॉस थीटा, यदि ये थीटा है तो 4/5, ये 4/5 है, ये और अपने आप 3 हो जाएगा, 3/5 है। ये 4/5 माइनस म्यू का वैल्यू दिया है 2/5, ये है 25, सबका वैल्यू रखे। जी का वैल्यू 10 लेने बोला है, जी का वैल्यू उसने जी कुछ बोला नहीं, हम 10 ले लेते हैं। ये 20 हुआ, ये कितना हो गया 15 10 25, 20 माइनस
10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आया इस एक्सलेशन ब्लॉक का, ब्लॉक एक्सलेशन विथ रेस्पेक्ट टू डिस्क। वो ऑब्जर्वर जो इसे देख रहा है वो डिस्क पर बैठा हुआ है। तो इसको एक बार समराइज कर देते हैं। ये ग्रुप है और ग्रुप पर एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ब्लॉक है, और ये इस डिस्क जो है सो 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सलेशन से, इसका एक्सलेशन है लेफ्ट साइड में। तो हमें बताना है कि ये ग्रुप में ये जो ब्लॉक है उसका एक्सलेशन कितना है विथ रेस्पेक्ट टू डिस्क, मतलब कि ऑब्जर्वर हमारा यहाँ पर इस डिस्क पर बैठा हुआ है, वो क्या देखे। तो डिस्क जो है एक एक्सलेटेड फ्रेम है, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम में हमें पता है कि हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर ये आदमी बैठकर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं लगा सकता अनलेस वो उस पर स्यूडो फोर्स लगाए। तो स्यूडो फोर्स लगा दिए। स्यूडो फोर्स कितना होता है, मास टाइम एक्सलेशन, डायरेक्शन ऑपोजिट ऑफ फ्रेम इसका एक्सलेशन। इधर है, हम इसको जस्ट ऑपोजिट में लगा दिए। ये एंगल थीटा था तो ये भी एंगल थीटा हो गया। इस स्यूडो फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, एक अलोंग द ग्रुप होगा एम ए कॉस थीटा, एक परपेंडिकुलर टू द ग्रुप होगा एम ए साइन थीटा। और इस ऑब्जेक्ट पर, इस ब्लॉक पर दो नॉर्मल रिएक्शन लगेंगे, एक ग्राउंड की वजह से लगेंगे जिसको हम N2 कहते हैं अपवर्ड डायरेक्शंस में परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डिस्क, और दूसरा ये जो साइड वाला है ये वाला वाई, वो उस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा परपेंडिकुलर टू द ग्रुप बट इन द प्लेन ऑफ डिस्क के प्लेन में। और ये दोनों ही नॉर्मल रिएक्शन जो है सो उससे प्रोवाइड करेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। एक फ्रिक्शनल फोर्स ग्राउंड प्रोवाइड कर रहा है म्यू N2 क्योंकि N2 आया है ग्राउंड से, और दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स ये साइड वाल प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि उसने An1 दिया है नॉर्मल रिएक्शन। तो इस पर टोटल फोर्स कितने लगने लगे। अब देखिए यदि फ्रिक्शन भूल जाइए तो इधर मोशन करेगा, राइट। इस पर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो नॉर्मल रिएक्शन है ग्रुप के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा ग्रुप में। जब भी चलेगा ग्रुप में ही चलेगा, या तो नीचे चले या ऊपर चले। दूसरा फोर्स है एम ए, इसका एक कंपोनेंट है ग्रुप में नीचे की ओर, तो ये इधर चलेगा नीचे की तरफ, और जिधर इसको नीचे करना नहीं, ठीक नहीं, इस डायरेक्शन में, और जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। तो इसका हम यदि अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाएं, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सलेशन, इससे यहाँ पर बैठकर डिस्क पर बैठकर इस ऑब्जेक्ट के लिए, तो हम यहाँ पर लगाते हैं मास टाइम फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम एक्सलेशन। फोर्स कितना आया, एक कंपोनेंट फोर्स का आया एम ए कॉस थीटा अलोंग द ग्रुप, और दूसरा म्यू टाइम्स N1 प्लस N2 जो कि फ्रिक्शनल फोर्स है वो अलोंग द ग्रुप लेकिन ऑपोजिट ऑफ दिस फोर्स। और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, जो भी फोर्सेस लग रहे हैं उसका कोई कंपोनेंट इस डायरेक्शन में नहीं आएगा। N1 का नहीं आएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है, N2 तो कम्प्लीटली ऊपर है, वो भी परपेंडिकुलर है डिस्क पर, तो उसका भी कोई कंपोनेंट नहीं आएगा। इसके अलावा और कोई भी फोर्सेस नहीं है। तो एम ए कॉस थीटा अलोंग द ग्रुप और एफ ये फ्रिक्शन जो है इक्वल टू मास टाइम एक्सलेशन। और ये एक्सलेशन जो है कौन देख रहा है, यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कौन लगा रहा है, ये ऑब्जर्वर लगा रहा है जो इस फ्रेम में बैठा हुआ है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा हुआ है। तो ये देखेगा इसका इतना एक्सलेशन, ये A1 है, और इसको सबका वैल्यू रख दिए तो आया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो एक्सलेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वो उस ऑब्जर्वर के लिए है जो उसमें बैठा है। तो इसको हम कह सकते हैं कि इतना एक्सलेशन है ब्लॉक का विद रेस्पेक्ट टू द डिस्क। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A uniform circular disc of mass 50 kg and radius 0.4 meter is rotating with an angular velocity of 10 radian per second about its own axis. ये रहा डिस्क और ये है इसका अपना एक्सिस। ठीक है, इसके अबाउट में ये रोटेट कर सकता है। इसका मास है 50 kg दिया हुआ है एंड रेडियस है 0.4 मीटर, ये भी दिया हुआ है। इज रोटेटिंग विथ एन एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये रोटेट कर रहा है 10 रेडियन पर सेकेंड से। अबाउट इट्स ऑन वर्टिकल एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस है, इसको हम के कहें, ये माइनस के है, के प्राइम कहते हैं। ये जेड एक्सिस से आप कह सकते हो इसे, कि डायरेक्शन हम दे दी, ये माइनस की डायरेक्शन।
ठीक है। 2 यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग्स ईच ऑफ मास 6.25 kg and radius 0.2 meter are gently placed symmetrically on the disc in such a manner that they are touching each other along the axis of the disc and are horizontal. क्या बोल रहा है इसको? अब ये फर्स्ट केस में था, अब सेकंड केस में क्या करना है, ये लिए ये सेंटर है, यहाँ पर मान लेते हैं सेंटर है। अब वो बोल रहा है कि 2 यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग्स ईच ऑफ मास तो दिया हुआ है और रेडियस 0.4 मीटर 2 मीटर। ये बड़ा वाला जो डिस्क है इसका रेडियस है 0.4 मीटर, उसका आधा है, मतलब कि यहाँ से यदि हम लेंगे तो इस तरह से यहाँ पर टच करेगा एक, और एक टच यहाँ पर करेगा। एक ये डिस्क हुआ, एक दूसरा डिस्क रिंग है, ये डिस्क नहीं है, ये रिंग है और ये भी रिंग है। इसको ऐसे रख दी तो ये दोनों जस्ट टच कर रहा है। आर जेंटली प्लेस्ड सिमेट्रिकली ऑन द डिस्क, इस पर जेंटली प्लेस किया है सिमेट्रिकली, एक्शन भी इस तरह से, ऐसा नहीं कि एक इधर और एक इधर, एकदम सिमेट्रिकली इस एक्सिस के अबाउट में, इन सच ए मैनर दैट दे आर टचिंग ईच अदर अलोंग द एक्सिस ऑफ द डिस्क। ये एक्सिस ऑफ द डिस्क है, ये वाला जो यहाँ दिख रहा है इसको जस्ट टच कर रहा है। Assume that the friction is large enough such that the rings are at rest relative to the disk and the system rotate about the original axis. ये अब भी मूव कर रहा है। The new angular velocity क्या होगा, ओमेगा प्राइम क्या होगा of the system is how much in radian per second में बताना है। देखिए अकेले ऐसे मूव कर रहा है 10 रेडियन पर सेकेंड से रोटेट कर रहा है। इस पर हम क्या किए, धीरे से इस रिंग को लाकर रख दिए, 2 रिंग बहुत ही जेंटली, कोई भी डिस्टर्ब किए बगैर इस पर रख दिए। अब जब हम ऐसा कर रहे थे तो क्या टॉर्क, कुछ नया टॉर्क आ रहा है क्या? यहाँ पर जैसे टॉर्क क्या है, 0, क्योंकि फोर्स लग रहा है नीचे, तो ये टॉर्क तो दिया नहीं इस एक्सिस के अबाउट में, फोर्स इसके इस सेंटर पर नीचे लग रहा है, उसी डायरेक्शन में लग रहा है जिस डायरेक्शन में एक्सिस है, तो कोई टॉर्क दिया नहीं। ये क्या कोई टॉर्क दिया क्या? ये भी सिमेट्रिकल है, ये रिंग इधर है, ये एक रिंग इधर है, तो इस पर जितना टॉर्क लगेगा इसके वजह से उतना ही टॉर्क लगेगा इसके वजह से, इन अपोजिट डायरेक्शन। सो टॉर्क नहीं है, 0 टॉर्क नहीं है, मैंने कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब है एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड, एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं करेगा। तो शुरू में जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम कैसे देते हैं, Li = Lf, उसको लिखते हैं I ओमेगा से, I प्राइम ओमेगा प्राइम, ओमेगा प्राइम बताना है, I/I प्राइम ओमेगा, यही आपका आंसर है। केवल सिंपली आपको वैल्यू रखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, शुरू में बाद में। ये शुरू वाला है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये बाद वाला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पूरे सिस्टम का, और ओमेगा प्राइम जो है इसका अब जो नया एंगुलर वेलोसिटी है वो है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पर हो जाएगा इसका मास टाइम रेडियस स्क्वायर/2 इस एक्सिस के पास। यहाँ पर क्या हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले तो इस सिस्टम इसका होगा जो था सो है, और एक स्केलर क्वांटिटी है, बाकी लोगों को ऐड कर देंगे। ये रिंग है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसका अपना एक्सिस के अबाउट, ये रहा, वो होता है mr², लेकिन ये अपना एक्सिस के अबाउट में है, इस एक्सिस के अबाउट में कितना हो जाएगा, ये इसका सेंटर से जो है इसका सेंटर ऑफ मास से जो वैल्यू है वो है mr²। तो इस एक्सिस के अबाउट में जो कि दोनों पैरेलल है, ये भी के एक्सिस है, ये भी के एक्सिस है, ये हॉरिजॉन्टली रखा है, तो ये दोनों पैरेलल है, तो इसका मास टाइम ये डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास से इस एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, मास इसका इतना है और ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, r है। इतना आया इसके वजह से, उतना ही आएगा इसके वजह से, तो कितना आ गया वैल्यू mr² प्लस ये कितना हो गया 2 2 4 mr², और स्मॉल r जो है वो कितना है, यहाँ से स्मॉल r
स्मॉल आर जो है सो कैपिटल आर का आधा है ना, ये भी आर, ये भी आर, ये कैपिटल आर है। तो इसको हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो कितना आता है वैल्यू, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस 4m, आर की जगह पर कैपिटल आर का हाफ, तो आ गया एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस ये 2 2 4 चला गया, स्मॉल एम आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर को कॉमन कर लिए, मास बाय 2 प्लस स्मॉल एम, ये आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसी को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ओमेगा प्राइम आई कितना आया यहाँ पर, कैपिटल एम आर स्क्वायर बाई 2, ये कितना आया आर स्क्वायर टाइम्स कैपिटल एम बाई 2 एम, और ओमेगा, ओमेगा तो दिया हुआ है 10 लिख देंगे अभी, आर स्क्वायर चला गया इधर से, ये एम बाई 2 आया और ये आया 2 बाय एम प्लस 2m, ये भी चला गया ओमेगा, और फाइनली सबका वैल्यू रखते हैं, एम का वैल्यू कितना है 50 kg और इसका वैल्यू कितना है 6.25 kg, एम की वैल्यू है 50 kg, ओमेगा कितना है, ये है 50 प्लस 2 टाइम्स 6.25 kg, और ये 10 रेडियन पर सेकेंड है, ओमेगा 10 रेडियन पर सेकेंड दिया, तो कितना आ गया 500, ये हो गया 12.5 62.5, इसको ले गए इधर 25 25 625, 25 दूनी 50, एक और 0, 25 8 200, तो आया कितना 80 नहीं होगा, कहीं पर थोड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ पर 20 नहीं होगा, 200 नहीं होगा, 25 25 6 से 25, 25 दूनी 50 से 20 होगा, ये 20 की जगह हमने 200 लिख दिया, 25 दूनी 50, ये 20 होगा, और उसके बाद में ये 5 5 25, 5 6 100, 5 दूनी 10, तो जो वैल्यू आया वो 8 आया ना कि 80। बहुत सिंपल है, यहाँ से भी देख सकते हैं, ये 500 है और ये 60 है, लगभग 8 आएगा रेडियन पर सेकेंड ओमेगा प्राइम। तो ये क्वेश्चन था, एक बार समराइज कर देते हैं। पहले क्वेश्चन ये है कि एक डिस्क है, ये एक डिस्क है और ये हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, अपना एक्सिस के अबाउट में रोटेट कर रहा है, इसका मास है 50 kg और 10 रेडियन पर सेकेंड से रोटेट कर रहा है, इसका रेडियस है 0.4 मीटर। फिर इसने क्या किया, जेंटली तो 2 रिंग, एक रिंग इधर एक रिंग इधर, सिमेट्रिकली ऐसे रखा कि इसको टच कर रहा है, इसका एक्सिस को यहाँ पर टच करेगा, इसका रेडियस हाफ है तो टच करना ही है, इसका रेडियस जो है 0.2 मीटर है और बड़ा वाला का डिस्क जो है उसका रेडियस है 0.4 मीटर, तो टच करना ही है, लेकिन सिमेट्रिकली रखा है, ऐसा नहीं कि इधर एक बगल साइड में रखते हैं, और बहुत ही जेंटली रखा है ताकि इसको डिस्टर्ब ना करे। और पूछ रहा है कि इसके बाद में इसका जो रोटेशन जो है, जो तो ये रोटेट कर ही रहा था, अब इसका रोटेशन जो है उसका एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, तो चेंज हो गया कितना आएगा नया वैल्यू। इस सब का मास जो है 6.25 kg करके दिया है, 6.25 kg, और रेडियस उसका तो हाफ है। तो क्या इसमें देखते हैं कि यहाँ पर देखिए कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा था, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा था, यहाँ पर टॉर्क जो है वो 0 है। टॉर्क किस कौन लगाता है, फोर्स लगाता है, इस पर एक ही फोर्स लग रहा था, जिसको हम कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास से होकर उसका वेट जा रहा था, तो इस एक्सिस के अबाउट में कोई टॉर्क नहीं है क्योंकि उसी से एक्सिस से होकर वो पास कर रहा है। यहाँ पर टॉर्क हो सकता है, इसके वजह से यहाँ मास है इस जगह हर जगह से, तो इसका सेंटर ऑफ मास पर हम कंसीडर कर सकते हैं कि इसका वेट नीचे लग रहा है, इधर भी लग रहा है वेट नीचे। और सिमेट्री इसलिए बोल रहा था कि सिमेट्री रखने से ये जो टॉर्क इसके वजह से और इसके वजह से वो कैंसिल कर लेगा, डायरेक्शन अपोजिट है, वैल्यू सेम। तो अब भी एक्सटर्नल टॉर्क जो है नेट वो 0 है, तो यहाँ पर जो है सो इसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा, जो शुरू में था वही बाद में रहेगा। शुरू में आई ओमेगा था, बाद में आई प्राइम ओमेगा प्राइम। आई प्राइम मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, चेंज हो गया क्योंकि इसका और भी मास ऐड किए गए हैं, और यहाँ से ओमेगा प्राइम हम निकाल सकते हैं। आई के वैल्यू यहाँ से निकाल लिए, जिसका है आई प्राइम इसका प्लस इसका सेम एक्सिस के अबाउट और इसका सेम एक्सिस के अबाउट निकालें।
इसका तो mr स्क्वायर बाय 2 है, और ये जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो होता है mr स्क्वायर अबाउट इट्स एक्सिस। जो यहाँ पर ये एक्सिस है और ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल थ्योरम लगाएं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है उसको लगाएं। यहाँ पर सेंटर ऑफ मास से होकर जो वैल्यू आया सो है, और ये उसका मास टाइम्स दोनों एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है d उसका स्क्वायर, जो कि r है यहाँ पर। और इस तरह से हम ये दोनों के लिए होगा काम, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, सबको सिंप्लीफाई किया, ये वैल्यू आ गया, इसमें सब्स्टिट्यूट किए और न्यूमेरिकल वैल्यूज के बाद हम रखे और हमारा फाइनल आंसर आ गया 8 रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लार्ज स्फेरिकल मास m, ये वाला, इज फिक्स्ड एट वन पॉइंट, ये फिक्स किया हुआ है at one position, and two identical masses m are kept on a line passing through the center of mass। ये जो लाइन है सेंटर ऑफ मास से होकर जा रहा है, वहां पर 2 ऑब्जेक्ट जो है स्मॉल m पॉइंट मासेस है, 2 आइडेंटिकल मासेस। इसका रेडियस नहीं दिया तो पॉइंट मासेस कर सकते हैं, और नहीं तो रहने दीजिए अभी वैसे ही। m are kept on a line passing through the center of mass, the point masses, हाँ पॉइंट मासेस बोला है, are connected by a rigid massless rod of length l। ये रड है, ये रिजिड है, मासलेस है, रिजिड भी है और मासलेस है। मासलेस से इसका मतलब है कोई भी ग्रेविटेशन फोर्स इस पर नहीं लगेगा, इसका मास ही नहीं है, लेंथ l है, एंड दिस असेंबली इज फ्री टू मूव अलोंग द लाइन कनेक्टिंग देम। ये मूव कर सकता है, ये जो रड है विथ दोनों मास पॉइंट मासेस ये मूव कर सकता है, लेकिन ये फिक्स है, ये मूव नहीं करेगा। ऑल 3 मासेस इंटरैक्ट, 3 ही मास है, रड का तो मास है नहीं, एक बड़ा मास हुआ और 2 छोटा मास हुआ, इंटरैक्ट ओनली थ्रू देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन। जो इस पर फोर्सेस लग रहे हैं वो केवल म्यूचुअल ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन है, कोई और मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक या मैन अप्लाइड फोर्स नहीं है, ह्यूमन अप्लाइड फोर्स नहीं है। व्हेन द पॉइंट मास नियरर टू m इज एट ए डिस्टेंस ऑफ r is 3l, r is equal to 3l, जब ये r जो है सो 3l है, उस केस में द टेंशन इन द रॉड इज 0। ये रॉड जो है उसमें टेंशन 0 है फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ m। वो m कितना है, k टाइम्स m बाय 288, k का वैल्यू बता दें। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस बड़ा मास से यदि r इक्वल टू 3/l, 3l डिस्टेंस पर यदि ये छोटा वाला मास हो, तो उस केस में रॉड में जो टेंशन है वो 0 है। अब हमें बताना है कि मास कितना है, उसने मास का एक वैल्यू दे दिया है k टाइम्स कैपिटल m बाय 288, हमें k का वैल्यू बताना है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये सब फोर्सेस जो है इस पर कैलकुलेट करते हैं। हमें टेंशन यहाँ देखना है, तो हम क्या करते हैं, m इस पर फोर्स किधर लगेगा, ये हमेशा एट्रैक्टिव फोर्स होता है, इसको F1 कहते हैं। इस पर फोर्स किधर लगेगा, बड़ा वाला की वजह से F2 कहते हैं, और ये छोटा की वजह से जो फोर्स इस पर लग रहा है, ये m आपस में भी तो फोर्स लगाएंगे, तो इस पर जो है एक फोर्स इधर लगेगा F1, और इस पर एक फोर्स लगेगा, वो किधर लगेगा, वो भी इधर लगेगा, इधर नहीं लगेगा, ये रिपेल नहीं करता है। F2, F1 F2 जो है वो है ड्यू टू m, और F1 F2 है, ये है ड्यू टू स्मॉल एंड कैपिटल एम। ये दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो है कैपिटल F1 एंड F2, और स्मॉल F1 F2 जो है सो स्मॉल m, दोनों स्मॉल m की वजह से जो फोर्सेस लग रहे हैं। और कोई फोर्सेस है नहीं, और तो कोई फोर्सेस है नहीं, तो नो टेंशन। यहाँ पर नो टेंशन, टेंशन को 0 होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस पर जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन M1, फोर्स ऑन FA और फोर्स ऑन B दोनों सेम होगा, दोनों को फोर्स सेम होगा तो टेंशन नहीं रहेगा। तो इस पर कितना फोर्स लग रहा है, इस पर जो फोर्स लग रहा है वो है F1 माइनस स्मॉल f1। इस पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, डायरेक्शन को ध्यान में रखना है, हम लेफ्ट में फोर्स लिए हैं यहाँ पर, तो यहाँ भी लेफ्ट में F2 प्लस F2, यहाँ पर लेफ्ट में ये दोनों ही फोर्सेस लग रहे हैं। यहाँ पर बड़ा m की वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लेफ्ट में है और छोटा की वजह से जो है वो राइट में है।
तो ये फोर्स विच डायरेक्शन हम देख रहे हैं कि दोनों पर सेम कब हो रहा है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं जब सेम हो रहा है तो। और यहां से हम F1 माइनस F2 इक्वल टू F1 प्लस F2 लिख सकते हैं। ये तब है जब टेंशन नहीं है तब। अब सबका वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो अपने आप हमारा m का वैल्यू आ जाएगा। F1 कितना है, ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स बड़ा की वजह से है ना। F1 जो है सो G कैपिटल M स्मॉल m बाय डिस्टेंस r²। F2 सेम लेकिन डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो r प्लस l हो जाएगा। और इस F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है क्योंकि डिस्टेंस सेम है दोनों के बीच का। वो हो गया gm स्क्वायर बाय l स्क्वायर। सबको वैल्यू रखते हैं। ये हो गया gm स्क्वायर बाय l स्क्वायर, सेम वैल्यू है। G रिस्पेक्ट टू m ये हर जगह है, कट किया। यहाँ बचा कैपिटल M, कॉमन कर लिया। ये हो गया 1 बाय r स्क्वायर माइनस 1 बाय r प्लस l का होल स्क्वायर। इधर जो है दोनों सेम है, m बाय l स्क्वायर, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, यही m का वैल्यू निकालना है। ये r प्लस l होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बटे r स्क्वायर टाइम्स r प्लस l होल स्क्वायर। ये हो गया 2m बाय l स्क्वायर। स्मॉल m इज इक्वल टू, जस्ट इसको हम l स्क्वायर बाय 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, m टाइम्स r प्लस l होल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर r प्लस l होल स्क्वायर। इसको l स्क्वायर बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब ठीक है, 2 2 4 यहाँ से 2 2 4 यहाँ से चला गया, केवल मास बचा हुआ। अब सही है। अब इतना लेंथी कैलकुलेशन क्यों करने चाहे, हमें बोला दिया गया कि r इक्वल टू 3l है, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जल्दी आंसर आ जाएगा। वैसे सिस्टमेटिक हम इसको चाहें तो पूरा एक्सप्रेशन निकाल लें और तब बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम में जल्दी में बनाना है तो ये सारे कैलकुलेशन क्यों करने हैं। जितना जल्दी हम फाइनल आंसर ले आए उतना अच्छा है। तो कैपिटल M r प्लस l, ये कितना है 3l और 1l, 4l का स्क्वायर 16l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, r जो 3l है 9l स्क्वायर, r स्क्वायर मीन्स 9l स्क्वायर, ये माइनस है, टाइम्स r प्लस l 3l प्लस l 4l 16l स्क्वायर, l स्क्वायर बाय 2, m टाइम्स ये कितना हो गया 9 7 16, 9l स्क्वायर 16l स्क्वायर और जो भी है l स्क्वायर बाय 2। ये l स्क्वायर यहाँ से चला गया, ये l स्क्वायर यहाँ से चला गया, 7m बाय a, 16 9 144 दूने 288। कितना बताया था उसने एक्सप्रेशन, k टाइम्स m बाय 288। इसको कंपेयर करते हैं, k टाइम्स m बाय 288, ये k कितना आया 7 आया, तो k जो है सो 7 आ गया, यही आपका आंसर है। तो एक बार फिर से समराइज कर देते हैं। ये बड़ा ऑब्जेक्ट है, 2 छोटा ऑब्जेक्ट है, एक मासलेस रॉड से कनेक्टेड है और ये डिस्टेंस जो है ये दोनों के बीच में स्मॉल r है और ये दोनों का जो रॉड है उसका डिस्टेंस l है। ये फिक्स्ड है लेकिन ये मूव कर सकता है। अब उसने कहा कि जब इसमें कोई एक ऐसा डिस्टेंस है r इक्वल टू जब 3l है, r इक्वल टू जब 3l है, तब इस जो रॉड है उसमें कोई टेंशन नहीं है। रॉड में टेंशन कब आता है, रेड में टेंशन तब आता है रॉड में जब ये दोनों ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स है वो अनबैलेंस होते हैं, अलग अलग होते हैं। जब दोनों पर फोर्स एक्जैक्टली सेम होंगे तो इसमें टेंशन नहीं रहेगा। जितना फोर्स इसमें लग रहा है उतना ही फोर्स इसमें लग रहा है, दोनों चलते रहेगा, टेंशन का जरूरत नहीं है। आप सोच लीजिए ये दोनों के बीच में स्प्रिंग है और जिस स्पीड से ये चल रहा है उसी स्पीड से ये भी चल रहा है, तो स्प्रिंग जो है उसके बीच में स्प्रिंग कंप्रेस नहीं करेगा या एक्सटेंड नहीं करेगा। लेकिन जब भी ये दोनों का स्पीड्स अलग अलग होगा तो उसमें
कॉम्प्रेशन आएगा। यहाँ बिल्कुल वैसे ही देख रहे हैं, ये फोर्सेस जो लग रहे हैं इनिशियली जो है, फोर्सेस जो है ये रुके हुए हैं। तो आप सोचिए यदि उस पर फोर्सेस जो लगा रहे हैं यदि वो सेम फोर्सेस हैं तो मास भी सेम है, तो उसका एक्सेलरेशन सेम होगा, मतलब स्पीड सेम होगा, मतलब उसके बीच का जो इंटर पार्टिकल जो डिस्टेंस है, लेंथ जो है रॉड का, वो चेंज नहीं होने वाला है। और वो चेंज नहीं होगा तो उसमें टेंशन नहीं रहेगा। तो टेंशन के लिए ये है कि जितना फोर्स इस पर लग रहा है उतना ही फोर्स इस पर लगे। और इस पर कितना फोर्स लग रहा है, ये बड़ा ऑब्जेक्ट की वजह से F1 उसकी तरफ, और छोटा ऑब्जेक्ट जो है M उसके वजह से F1 उसकी तरफ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन यदि हम इस B वाले पार्टिकल को देखें तो M भी उसी तरफ है जिस तरफ इस वाले M है, तो दोनों फोर्स उसी डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिखे दोनों फोर्स जो सेम कर दिए, और यहाँ से जो रिलेशन आया उसमें हम सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, कितना फोर्सेस हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस, सिंप्लीफाई किए और R=3L सब्स्टिट्यूट किए, तो हमें स्मॉल m का वैल्यू 7m/28 आ गया। उसने बोला था कि k टाइम्स m/28 है, 288 है, k का वैल्यू कितना है बताना है, वो 7 आया। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, कंसीडर ए कनकेव मिरर, ये दिख रहा है कनकेव मिरर, एंड ए कन्वेक्स लेंस, ये है कन्वेक्स लेंस, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 और फोकल लेंथ ऑफ ईच 10 सेंटीमीटर, इसका भी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर और इसका भी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर। अब ये कन्वेक्स है तो प्लस लेंगे, ये कनकेव है तो क्या माइनस लेंगे, माइनस प्लस हम उसका डायरेक्शन देख के लेंगे। हमें इतना पता है कि इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और माइनस प्लस हमें तब हम डिसाइड करते हैं कि हमारा रे किधर से आ रहा है, यहाँ से डिस्टेंस किधर है, इसका फोकल लेंथ राइट साइड में है ना। यहाँ पर यूजुअली जो हम कनकेव लेंस यूज करते हैं वो ऐसे रखते हैं, लाइट को हमेशा लेफ्ट से ले जाते हैं, ठीक है। यहाँ लाइट को लेफ्ट से नहीं ले जा रहा है, देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, लाइट राइट से लेफ्ट चल रहा है, उल्टा चल रहा है। तो हमारा सिंपली ये कहना है कि यहाँ पर हमारा जो ओरिजिन है, अब लाइट जिधर आ रहा है उस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव कर सकते हैं, ऑपोजिट को नेगेटिव कर सकते हैं, वो कोई ज़रूरी नहीं है वैसे करना। हम सिंपली कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम देखते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है, इधर यहाँ से जो भी डायरेक्शन इधर जाएगा उसको हम पॉजिटिव कहेंगे, ऊपर जो डायरेक्शन जाएगा उसे हम नेगेटिव कहेंगे। बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। ये फिर यहाँ पर कंफ्यूज होने का नहीं है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होना चाहिए या लाइट को हमेशा लेफ्ट में चलना चाहिए या लेफ्ट टू राइट चलना चाहिए। हम सिंपली ऐसे काम कर सकते हैं। कन्वेंशन को यदि हम चेंज भी कर दें तो हमारा रिजल्ट तो चेंज नहीं होने वाला है ना, रिजल्ट चेंज नहीं हुआ, कन्वेंशन चेंज कर सकते हैं। तो खैर अब यहाँ पर हम ऐसे ही चलने वाले हैं। ये हमारा जो पोल है ये राइट साइड में एक्स है, यहाँ से जो डिस्टेंस है उसको प्लस में लेंगे, इसका जो डिस्टेंस है माइनस में लेंगे, लेफ्ट में डिस्टेंस माइनस में लेंगे, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस लेंगे। ओके, आगे क्या बोल रहा है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर दिखा रहा है इन एयर, एयर में है और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 दिया है एज शोन इन द फिगर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर यहाँ पर फ्रॉम द मिरर। Its erected image formed by this combination has magnification m1। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो इमेज बनाया फाइनली, वो कैसा इमेज है, इरेक्टेड इमेज है, सीधा है और उसका मैग्निफिकेशन है m1, ठीक है, वो तो होगा। हम देखेंगे कि कितना इसका मैग्निफिकेशन है, m1 का वैल्यू निकालेंगे। अब क्या किया उसने सेकंड केस में कि व्हेन द सेटअप इज केप्ट इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 7/6, अभी तो एयर में, अब इसको पूरा का पूरा सेटअप उठाया और एक ऐसे मीडियम में डाल दिया जैसे मान लीजिए पानी है, तो पानी का जो है म्यू होता है 4/3, 1.33। यहाँ पर जो है 7/6 है, 1.17, कुछ और है, ग्लिसरीन है या कुछ भी होगा, पता नहीं क्या है। सो एक दूसरे मीडियम में ले जाकर रख दिया, मान लेते हैं हम अभी कहते हैं कोई लिक्विड है उसमें इसको जाकर रख दिया पूरे के पूरे। द मैग्निफिकेशन बिकम्स m2। अब जो मैग्निफिकेशन है वो चेंज हो गया m2। हमें बताना है m2 और m1 का रेशियो, वो भी उसका एब्सोल्यूट वैल्यू। हमें नहीं मतलब है कि फाइनली जो इमेज है वो इन्वर्टेड है या इरेक्टेड है, मॉड ले ली, केवल उसका रेशियो मुझे बताना है कि बाद में इसका जो मैग्निफिकेशन है वो पहले से कितना गुना ज़्यादा है या कम है, ये बताना है। तो दो केस है, दोनों केस चलते हैं।
इधर केस 1 है एयर के लिए जिसका म्यू है 1, इधर जो है केस 2 है उसके लिए जो मीडियम है उसका म्यू जो है 7/6 है। इसमें जाते हैं, पहले एयर में देखते हैं। एयर में देखते हैं ये ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पर है मिरर के लिए। मिरर के लिए देखते हैं, इसका फोकल लेंथ 10 है और ये ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पर रखा हुआ है 15 पर। तो कहाँ पे इमेज बनाएगा ये 1/f = 1/v + 1/u, यही है मिरर फॉर्मूला। ऑब्जेक्ट कहाँ बनाएगा 1/f - 1/u। u कितना है राइट में है पॉजिटिव लेंगे, या मेरा नया कन्वेंशन है। f कितना है वो भी प्लस होगा, दोनों ही प्लस होगा क्योंकि इसका f कहाँ पर आएगा ये देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका सेंटर यहाँ पर कहीं पर f यहाँ पर है राइट साइड है। ये दोनों हमने ले लिया। v का वैल्यू निकाल लेंगे 10 - 1/15 कितना आ गया 5/150 1/30। तो भी हमें पता चल गया 30 सेंटीमीटर का बना, यहां से 30 सेंटीमीटर कुछ यहां पर सीधा बना या उल्टा बना। मैग्निफिकेशन इसका देखते हैं, मैग्निफिकेशन कितना होता है मिरर का -v/-u -v/u माइनस v कितना है 30, u कितना है 15 विथ प्रॉपर साइन -2 डबल हुआ, वो भी माइनस का मतलब है इन्वर्टेड, इन्वर्ट कर गया है। अब ये सीधा नहीं रहा, इन्वर्टेड इमेज है और 2 टाइम्स का मैग्निफिकेशन है यहाँ पर कुछ ऐसे बना राइट। और ये 30 हो गया तो ये कितना हो गया ये 20 हो गया, यहाँ से 30 है। अब जो है सो लेंस पे आते हैं। लेंस इस ऑब्जेक्ट को देखेगा और इसको इमेज बनाएगा। ये जो इमेज है इसका मिरर के वजह से जो इमेज बना वो इसके लिए अब ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो लेंस पे चलते हैं। ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पे इसके लिए, फिर हमारा राइट साइड में जो है यहां से मेजर अब शुरू किए, राइट साइड में पॉजिटिव लेफ्ट साइड में नेगेटिव। तो लेफ्ट साइड में ये है -20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है लेफ्ट साइड में, f कितना है इसका f प्लस है, राइट साइड में ये तो प्लस होता ही है। और अब लेंस फार्मूला लगाते हैं 1/f = 1/v - 1/u। मिरर में प्लस था यहाँ माइनस होता है। 1/v = 1/f + 1/u। 1/f है 10 प्लस 1/u है -20, कितना आया -20 + 1 -10/200, भी आ गया -20। देखिए जब ऑब्जेक्ट जो है लेंस में 2f1 पर रहता है तो इमेज बनता है 2f2 पर। ये ऑब्जेक्ट है, ये f1 है, ये f2 है। यहाँ पर जब सीधी ऑब्जेक्ट है तो इमेज यहाँ पर बनता है और वो कैसा बनता है इन्वर्टेड। इधर से लाइन गया, इधर से निकल गया और ये सीधा जाके ऐसे निकल गया। या फिर यहाँ से ले सकते हैं, ये ऐसे निकल गया, तीनों यहाँ पर आके नहीं करेगा। तो यहाँ पर वही दिखा रहा है, यहाँ पर हमने गलती किया है कि ये जो है सो कितना हो गया 2 -10 नहीं होगा, माइनस तो यहाँ पर बीच में है, ये 200, ये 20 -10 तो 1/20 आया। प्लस भी जो है सो प्लस पे है और ये प्लस रहता है m =
वी बाई यू होता है लेंस में, इसमें माइनस वी बाई यू होता है, और यहाँ पर एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये माइनस हुआ, तो इन्वर्टेड है यहाँ पर है। तो टोटल मैग्निफिकेशन कितना हुआ? टोटल मैग्निफिकेशन जो है M1 वो होता है मैग्निफिकेशन ड्यू टू मिरर और मैग्निफिकेशन ड्यू टू लेंस दोनों की वजह से जो होता है। ये मैग्निफिकेशन कितना था? -2, और अभी कितना आया? -1, तो सब मिला के 2 आया मैग्निफिकेशन। मतलब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है जितना बड़ा है यहाँ पर उसका इसने इसको इन्वर्ट किया, इसने भी इसको इन्वर्ट किया, हो गया ये सीधा, इसका डबल हाइट का यहाँ पर मिला। आप जो है तो केस 2 में चलते हैं। ये हमने लेंस को बना दिया, केस 2 यहाँ कहाँ से हुआ? ये केस 2 नहीं हुआ ना, ये मैंने मिरर और लेंस पर का काम कर लिया, लेकिन केस 1 ही है, केस 2 यहाँ चलेंगे। केस 2 अब मीडियम जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 7/6। अब यदि हम इसको पूरा का पूरा दूसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डालते हैं, एक ऐसा मीडिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है 1 से, तो क्या चेंज होगा? मिरर कोई चेंज करेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है सो केवल रिफ्लेक्शन कुछ अल्टर करता है, रिफ्लेक्शन को कुछ नहीं करता है। मिरर रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है, उस पर काम करता है, तो ये मिरर में कोई चेंज नहीं आएगा। मिरर जहाँ इमेज बना रहा है अभी वो तब भी वही बनाएगा, चाहे हम उसको एयर में रखें, पानी में रखें, चाहे किसी और भी मीडियम में रखें। जो भी चेंज आता है वो लेंस का आता है। वो क्यों लेंस का आता है? क्योंकि लेंस का जो अभी म्यू दिया हुआ है, ये एफ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, वो इसलिए दिया हुआ है कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है एयर के रेस्पेक्ट में, इधर दोनों साइड में एयर है। लेकिन अब जब हम रिफ्रैक्टिव मीडिया चेंज कर देंगे तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो उस मीडियम के रेस्पेक्ट में अब 1.5 नहीं रहेगा, कुछ और हो जाएगा। तो इसका फोकल लेंथ इस तरह से चेंज कर जाएगा। तो जो भी चेंज होना है लेंस के लिए चेंज होगा, इसके लिए नहीं। इधर मिरर और इधर लेंस, नो चेंज, मिरर में कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ बना? ऑब्जेक्ट बनेगा वही जहां बना था 30 पर, भी इक्वल टू 30, यू जो है वो तो 15 था ही, और मैग्निफिकेशन इसका कितना था M1 का? -v/u इक्वल टू -2, सब कुछ सेम का सेम। अब लेंस के लिए जब आते हैं तो लेंस में क्या देखते हैं कि लेंस का रिफ्रैक्टिव फोकल लेंथ चेंज हो जाता है। लेंस में का फार्मूला यूज करते हैं, फर्स्ट केस के लिए था 1/f इक्वल टू, ये होता है μ -1 टाइम्स 1/r1 -1/r2। अभी कितना था फर्स्ट केस में? 10, म्यू था 1.5 -1, 1/r1 -1/r2, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। सेकंड केस के लिए देखते हैं। अब ये फर्स्ट केस है, सेकंड केस में म्यू कितना है? म्यू का मतलब क्या है? म्यू का मतलब है म्यू ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू मीडियम। इस केस में जो म्यू था वो था म्यू ग्लास विद रेस्पेक्ट टू मीडियम, मतलब म्यू ऑफ ग्लास बाय म्यू ऑफ मीडियम। म्यू ऑफ ग्लास था 1.5 और म्यू ऑफ मीडियम यहाँ पे एयर है 1 था, लेकिन यहाँ पर म्यू ऑफ ग्लास बाय म्यू ऑफ मीडियम, ग्लास कितना है 1.5 और मीडियम है 7/6, तो अब वैल्यू कुछ और आ गया है 9/7। अब म्यू का वैल्यू 9/7 है। तो आप यदि लेंस मेकर फार्मूला लगाते हैं, F1 का वैल्यू निकालते हैं, तो म्यू की जगह पर 9/7 -1 और ये वाला जो वैल्यू है सो, ये वैल्यू यहां से निकाल कर रख दें या फिर ये दोनों को डिवाइड कर दें। एक को 2 से डिवाइड करते हैं, ये होता है F1/10 लेफ्ट साइड में, ये 10 नीचे है, ये F1 ऊपर चला गया, ये है 0.5
और ये है कितना 9/7 -1, तो 2/7 कितना आ गया 3.5/2, f जो है सो 35/2 17.5 सेंटीमीटर। तो f का वैल्यू कितना आया 17.5 सेंटीमीटर। पहले था 10, अब आ गया 17.5 सेंटीमीटर। तो अब इसके लिए जो है सो हम लेंस फार्मूला यूज करते हैं, फाइनल इमेज निकालेंगे, उसका मैग्निफिकेशन निकालेंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, 17.5 प्लस 1/u, u कितना है, u था -20 राइट, u -20, -20 ये कितना हो गया, इसका एलसीएम ले तो 7.5 35, एक 140 होगा, 2 35 4 8 होगा शायद, 20 से 160 राइट, और ये 20 से 40, 1/140, तो भी आया प्लस 1/140 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन कितना हुआ लेंस की वजह से, v/u 140 बाय u कितना है -20, तो 7 बार हुआ -7 टाइम्स। तो m2 कितना हुआ है, m2 m1 टाइम्स m2, m1 कितना था, ये था -2 टाइम, जो शुरू में था वही अभी भी है, मेरा तो कुछ चेंज किया नहीं, -2, और m2 का वैल्यू अभी भी आया -7, तो ये आ गया 14। तो जो हमें वैल्यू बताना है वो बताना है m2/m1, उसका भी मॉड, या मॉड भी क्यों देखें, m2 का जो है 14 है और m1 जो है वो कितना था, जस्ट डबल था, 7 आंसर हो गया। ये इरेक्टेड इमेज है, इरेक्टेड इमेज है, उसने उसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन 7 आंसर हुआ और इरेक्टेड इमेज है। तो एक बार समराइज कर देते हैं। ये इस तरह का सेटअप है, एक मिरर है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, लेंस है उसका भी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, और जो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है 1.5 है। ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है मिरर से, और दो मिरर और लेंस के बीच में 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अभी इसने कहीं पर इमेज बनाया, उसका मैग्निफिकेशन m1 आया, ये दोनों की वजह से। अब इस पूरे सिस्टम को, सेटअप को जो है एक दूसरे लिक्विड में डाल दिया, ट्रांसपेरेंट लिक्विड है उसमें, और तब इसका मैग्निफिकेशन जो है सो चेंज होकर m2 हो गया। वो m2 और m1 का रेशियो जो है बताना है, उसका मॉड वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू। तो पहले केस हम ये चलते हैं कि जब हमारा एयर है फर्स्ट टाइम में, तब देखते हैं कि मैग्निफिकेशन कितना है। तो इसके लिए इमेज कहाँ कहाँ बनेगा, फाइनल इमेज कहाँ बनेगा वो देखना पड़ेगा, मैग्निफिकेशन देखना है। तो इस सबका जो भी ये पहले मिरर उसका मैग्निफिकेशन निकालेंगे, लेंस उसका मैग्निफिकेशन निकालेंगे, और फाइनल मैग्निफिकेशन जो है सो मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। यदि इसने इसको डबल कर दिया और इसने भी इसको ट्रिपल कर दिया है तो टोटल मैग्निफिकेशन कितना होगा, 2 × 3 6, इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले ये करते हैं मिरर के लिए, मिरर फार्मूला लगाते हैं, और हम देखते हैं कि 15 पर है तो कहाँ बना रहा है, 15 पर मैंने रखा तो ये इसने बनाया 30 पर उसी साइड में, तो इसका मैग्निफिकेशन आया 2 -2, ये उल्टा हो गया, ये -2 आया। उसके बाद लेंस के लिए चले, लेंस जो है लेंस का फार्मूला लगाएं, इसके लिए और यहाँ पर जो है ये ऑब्जेक्ट जो है सो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा आपकी माइनस में, और राइट में हमारा प्लस साइन है, तो इसका फोकल लेंथ 10 है। वैल्यू कितना आया इमेज का, 20 इधर पर बनाया, इधर इस साइड में राइट साइड में 20 पर बनाया। इसको बनाने की जरूरत नहीं था क्योंकि 20 हम देख रहे हैं इसका फोकल लेंथ f है जो है वो 10 है, और ये 2f पर रखा हुआ है इधर, तो उस साइड में 2f पर बनेगा, ये 2f है इसका, उस पर बनेगा। तो और मैग्निफिकेशन जस्ट 1, केवल इसको इन्वर्ट कर दिया, उल्टा कर दिया, तो फाइनली इमेज जो है सीधा हो गया इसके रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर m1 का वैल्यू जो है दोनों का मैग्निफिकेशन से हम मल्टीप्लाई किए, दोनों मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई किए, एक का था -2, इसका है -1, सब मिला के 2 आया। सेम काम करना है, लेकिन अब की जो है मीडियम एयर ना होकर कुछ और है,
जिसका वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का 7/6। तो लेंस मिरर में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि मिरर जो है सो रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है, रिफ्लेक्शन पर काम करता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है सो रिफ्लेक्शन को कुछ नहीं करता है। वहाँ पर केवल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लगने होते हैं, और यहाँ पर इसका कोई काम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का काम आता है जहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है, और रिफ्रैक्शन मिरर में नहीं, लेंस में होता है। तो लेंस के लिए ये अफेक्ट करेगा, मिरर के लिए नहीं। ठीक है, तो मिरर में मैंने देखा कि जो जहाँ बना था वहीं तक रख ली, कोई चेंज नहीं है इसमें। लेकिन लेंस का फोकल लेंथ ही चेंज हो जाएगा यदि मीडियम हम चेंज करते हैं। तो वो लेंस का फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं? लेंस मेकर फॉर्मूला से। तो यहाँ पर हम देखें, जब म्यू हम एयर के लिए बात कर रहे हैं, ये केस 1 जो है वो एयर है, वहाँ पर हमने ये फार्मूला लिखा, यहाँ से मैं इसका वैल्यू निकल जाएगा, या अभी वैल्यू एक इक्वेशन रखे हुए हैं। केस 2 अब ये जो मीडियम है उसमें हम बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर उस मीडियम के रेस्पेक्ट में जो इस फार्मूला में जो म्यू है, वो म्यू क्या है? म्यू है म्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। तो यहाँ पर सराउंडिंग क्या है? एयर था, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। इसको लिख सकते हैं म्यू जी बाई म्यू एयर। अब यहाँ पर मीडियम जो सराउंडिंग है वो मीडियम है, तो म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? म्यू जी बाई म्यू एयर। और म्यू जी जो है सो हम लिख सकते हैं, कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं, एयर कुछ और। म्यू जी एयर, म्यू जी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो 1.5 दिया हुआ है, और ये मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहा है किसके रेस्पेक्ट में है? कुछ नहीं बोल रहा था, ग्लास एयर के रेस्पेक्ट में है, वो 7/6 है। तो म्यू का वैल्यू 9/7 आया। इसको लेंस मेकर फार्मूला में उस वैल्यू को रख दिए, और ये वाला वैल्यू यहाँ से उठा के सब्सटीट्यूट करें या इसको डिवाइड कर दें, जो भी करना हो। F1 का वैल्यू यहाँ पर जो न्यू फोकल लेंथ है वो आया 17.5 सेंटीमीटर। अर्लियर ये था कम, अर्लियर ये था 10 सेंटीमीटर, अब हो गया 17.5 सेंटीमीटर। तो लेंस में मेकर फार्मूला लगाएं, ऑब्जेक्ट तो अभी भी वही -20 पर है, तो ये भी बना 140 पर। तो मैग्निफिकेशन 7 टाइम्स हो गया। मैग्निफिकेशन जो है सो लेंस का प्लस भी बाई होता है, 7 टाइम्स हो गया, वो भी इन्वर्टेड। तो इसको यदि हम फाइनल निकालें और मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन ड्यू टू मिरर टाइम्स मैग्निफिकेशन ड्यू टू लेंस, ये आया 14। तो दोनों का रेशियो जो है 14 अभी है, और शुरू में था ये 2, तो रेशियो आया 7। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, A galvanometer gives full scale deflection 0.006 एम्पियर करें। जब इतना करंट गैल्वेनोमीटर से होकर पास करेगा तो फुल डिफ्लेक्शन आएगा। इसके बाद में भी यदि और करंट बढ़ाएंगे तो कुछ काम नहीं करेगा, उन बेकार है, क्योंकि उसके आगे वो जा नहीं सकता। लेकिन यदि कोई करंट नहीं होगा तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, और हमें पता है कि ये जो डिफ्लेक्शन होता है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है। बाय कनेक्टिंग इट टू ए 4990 ओम रेजिस्टेंस it can be converted into a voltmeter। गैल्वेनोमीटर में इस रेजिस्टेंस को कहाँ लगाएं? सीरीज में या पैरेलल में? आपको पता है कि वोल्टमीटर जो है उसका रेजिस्टेंस आइडियली इन्फिनिटी होता है, तब इसको सीरीज में लगाना पड़ेगा। सीरीज में लगाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, और पैरेलल में लगाने से रेजिस्टेंस घट जाता है। पैरेलल में लगाएं तो जिसका रेजिस्टेंस कम है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उससे भी कम हो जाता है, और सीरीज में जो ज़्यादा है उससे भी ज़्यादा होता है, क्योंकि सम करना होता है। हाँ, तो इसको जब हम वोल्टमीटर कन्वर्ट करते हैं इस रेजिस्टेंस को यूज करके, मतलब इसको सीरीज में लगा के, तो हम उसका रेंज आता है 0 to 30 एम्पियर। 0 एम्पियर मतलब कि कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, 0 एम्पियर। और 30 एम्पियर जब 0.006 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा होगा तो ये 30 वोल्ट दिखाता है। तो ये था 1 नंबर का केस कि कैसे ये वोल्टमीटर का में काम कर रहा है गैल्वेनोमीटर। इफ कनेक्टेड टू ए 2n डिवाइडेड बाय 249 ओम रेजिस्टेंस, ये छोटा सा कोई रेजिस्टेंस है, उसको जो है उसके साथ में कनेक्ट कर रहा है गैल्वेनोमीटर को, तो ये एमीटर के रूप में काम करता है। एमीटर में क्या होता है? एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है? इसका आइडियल रेजिस्टेंस जो है वो होना चाहिए 0। तो रेजिस्टेंस को कम करना है, तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है उसको हम पैरेलल में लगाते हैं। ये हमारा गैल्वेनोमीटर है, इसको शंट कहते हैं, ये पैरेलल में लगाएंगे, तो ये जो टोटल सेटअप है वो एमीटर के रूप में काम करेगा। और यहाँ पर जो गैल्वेनोमीटर है उसको पैरेलल में लगाएंगे, सीरीज में लगाएंगे। ये अब जो सेटअप है ये जो है सो वोल्टमीटर है।
वोल्टमीटर का जो आइडियल रेजिस्टेंस है वो होना चाहिए इन्फिनिटी, इसलिए यहाँ पर सीरीज में लगा है। यहाँ पर होना चाहिए 0, आइडियल के लिए बात करते हैं। ओके, अब वोल्टमीटर को देखते हैं, फिर इसको देखेंगे। तो वोल्टमीटर में जो है सो क्या कर रहा है कि ये जो रेंज है 30 तक दिखा रहा है, ये किसको मेजर कर रहा है? यहाँ पर मान लीजिए कोई रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस ये वोल्टेज मेजर कर रहा है। इधर से कोई करंट आ रहा है, बाकी सर्किट है, इधर रेजिस्टेंस R है, ये भी। तो इस ए बी जो है ये वोल्टेज ए बी वो दिखा रहा है 30 मैक्सिमम। इसका वोल्टेज कैसे निकालेंगे? वोल्टेज कैसे निकालेंगे? इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है टाइम्स इसका रेजिस्टेंस, वही वोल्टेज है। ये भी क्या है? I टाइम्स G प्लस R, इसको R बोलते हैं, इसको S बोलेंगे, संट है, S बोलेंगे। और ये मैक्सिमम है तो करंट भी मैक्सिमम होगा। ये मैक्सिमम कितना है? 30 वोल्ट है। आई मैक्सिमम करंट कितना है? 0.006। जी कितना है हमें नहीं पता, जी जो रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का, और आर जो है सो हमें दिया हुआ है कितना? 499090। यहाँ से जी निकाल सकते हैं, एक ही इक्वेशन है तो निकालते हैं। 1 2 3 6 5 23, 5 से 5000 इधर हुआ, जी प्लस 4990, जी का वैल्यू आ गया 10। हमें पता चल गया गैल्वेनोमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है। अब इधर चलते हैं एमीटर के रूप में। एमीटर को जो है सो कनेक्ट करते हैं सीरीज में ना, इसमें कोई करंट आ रहा है, ये रेजिस्टेंस है इधर, ये दोनों आर जो इसको R0 कहते हैं। और कोई काम का नहीं है ये हमारे कैलकुलेशन के लिए, लेकिन एक लोड तो रहेगा ना, RL कहते हैं, वही लोड यहाँ पर RL है। ठीक है, इससे कोई करंट जा रहा है। अब जो करंट इसमें जा रहा है वही करंट यहाँ भी जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा। तो यहाँ पर जो करंट है IG इसको बोले, वो कितना है निकाल के देख लीजिए। ये करंट जो है कितना हो सकता है? मैक्सिमम 1.5 एम्पीयर। IG को I के टर्म में निकालते हैं, यहाँ पर जो है सो I है। अब देखिए ये जो I है स्प्लिट हुआ, IG इधर गया, रेस्ट इधर गया। हमें पता है कि IG जो है निकालने का पैरेलल में क्या क्या तरीका है। यदि यहाँ से करंट I जा रहा है, ये R1 है, ये R2 है, इसमें यदि हमें पता करना है करंट I1, तो हम क्या करते हैं, इसका रेजिस्टेंस लेते हैं R2 और रेजिस्टेंस दोनों का सम टाइम्स I, यही होता है। तो यहाँ पर IG जो निकालेंगे वो कितना आएगा? इसका रेजिस्टेंस नहीं, इसका रेजिस्टेंस S डिवाइडेड बाय दोनों का सम, सो G प्लस S टाइम्स जो यहाँ पर करंट आ रहा है I। अब इसको यदि मैक्सिमम करना है तब IG मैक्सिमम हो जाएगा। यहाँ पर मैक्सिमम करंट लाना है तो I मैक्सिमम मेजर कर रहा है, और I मैक्सिमम कितना मेजर कर रहा है? S बाय G का वैल्यू 10 है। I मैक्सिमम मेजर कर रहा है वो कितना? 1.5 एम्पीयर। और IG मैक्सिमम जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है वो है 0.006। इसमें जो मैक्सिमम करंट है आएगा, जिसके लिए डिफ्लेक्शन है मैक्सिमम, वो है IG मैक्सिमम 0.006। और तब ये जो मेजर करेगा वो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर I मैक्स जो कि 1.5 एम्पीयर है। S का भी वैल्यू दिया हुआ है इसने, इस तो बोला ये वैल्यू दिया हुआ है 249। तो यहाँ से S का वैल्यू निकालते हैं, वो अपने उस फॉर्म में आएगा। तो उसको कैसे निकालें? 10 प्लस S बाय S 1.5 डिवाइडेड बाय 0.006। 1 2 3, और इधर से एक यहाँ चला गया, ये चला गया, कितना आ गया? 3 दूनी 6, 3 5 15, 2 500, 2500। इधर है 10 बाई S डिवाइडेड 1 इक्वल टू 2500
तो 10/s इज इक्वल टू 2499। s कितना आया 10/2499। नहीं, समथिंग मिस्टेक, यहाँ पर जो है सो 10 से मैंने डिवाइड नहीं किया, ये मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पर 50 होता, ये नहीं होता। 2 टाइम्स 50 होता है, तो ये जो नंबर है 250 होगा ना कि 2500 होगा, और तब जो है सो 249 होगा। और इसको अब हम कंपेयर करते हैं जो क्वेश्चन में दिया है उससे, कनेक्टेड टू जो शंट का रेजिस्टेंस दिया है 2n/249, 2n/249, और तब यहाँ से n का वैल्यू कितना हो जाएगा देख सकते हैं, 2n 10 है तो n = 5, ये आपका आंसर है, n = 5। तो एक बार फिर से समराइज कर देते हैं। एक गैल्वेनोमीटर है जिसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है तब मिलता है इस करंट के लिए 0.006 एम्पियर करंट पास करता है तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिलता है उसका नीडल में। इसको कनेक्ट किया गया है 4990 ओम के रेजिस्टेंस से, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, उसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तब वो बन जाता है वोल्टमीटर। और इसको यदि हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं एक छोटा रेजिस्टेंस जो यहाँ पर सेकंड केस में है, एमीटर केस में, उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो ये बन जाता है रेजिस्टेंस। ये आपको पता रखना पड़ेगा कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए जो रेजिस्टेंस है उसे हमें सीरीज में कनेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि इसका जो वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस है आइडियली होता है बहुत ज़्यादा, इन्फिनिटी, और ये ज़्यादा तभी होगा जब हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। और एमीटर का रेजिस्टेंस होता है बहुत कम, 0, और ये तभी पॉसिबल है यदि हम जो रेजिस्टेंस है एक छोटा रेजिस्टेंस उसको हम शंट करेंगे, इधर इसको शंट कहते हैं, वोल्टमीटर पैरेलल में लगाएंगे। पैरेलल में लगाने से क्या होता है, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ये दोनों में से जो छोटा है उससे भी छोटा होता है, तो इसका अपना कुछ है, मैंने बहुत छोटा लगाया तो ये जो छोटा है उससे भी ज़्यादा छोटा हो गया, रेजिस्टेंस इसका बहुत कम होगा। ऐसा करने से यहाँ पर ये वोल्टेज पर कोई असर नहीं डालता, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोई करंट ड्रॉ नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है इसका, और ये तो उसी में है तो इसको बहुत कम होना चाहिए। यदि बहुत कम रहेगा तभी तो कोई करंट पे असर नहीं डालेगा। इधर से जो करंट आ रहा है ड्रॉ कर रहा है बैटरी से, वो यदि ये ज़्यादा हो गया तो वो चेंज कर देगा, तो जो मेजर करेगा वो गलत मेजर करेगा। एनीवे, आप चलते हैं वोल्टमीटर में। तो यहाँ पर जो है ये जो रीडिंग देगा VAB 30 वोल्ट मैक्सिमम जो है वो देगा, वो कैसे देगा, कुछ करंट इधर से पास करेगा और वो करंट जो है सो मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट ऑम्स लॉ लगा दें, V = IR, I × G + R, ये लगाए। और I कितना है, ये मैक्सिमम है, जब ये I मैक्सिमम होगा तो ये वोल्टेज भी मैक्सिमम आएगा, ये और B के बीच में जो वोल्टेज है वो मैक्सिमम आएगा, और मैक्सिमम उसने बोला 30 वोल्ट है, और कब, जब करंट रहेगा मैक्सिमम, और फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए, मैक्सिमम करंट फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए है 0.006, यहाँ से G की वैल्यू 10 ओम आ गया। अमीटर के केस में आते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो यहाँ से जो करंट पास कर रहा है इस गैल्वेनोमीटर से ऊपर वो कितना है, उसके लिए फॉर्मूला है, ये दोनों से पैरेलल में है, यहाँ पर करंट I आ रहा है जिसको हम मेजर करना है, तो जो करंट यहाँ पर है वो कितना होगा, इसका रेजिस्टेंस बाय सम ऑफ रेजिस्टेंस टाइम्स जो करंट आ रहा है, इसको इस तरह से स्प्लिट कर दिया। और हमें पता है कि गैल्वेनोमीटर से ऊपर मैक्सिमम करंट जो है तो 0.006 जाना है, तो ये मेजर करेगा मैक्सिमम करंट जो इधर से आ रहा है वो है 1.5 मेजर करता है। इससे हम जो है तो एस का वैल्यू निकालते हैं, तो आता है 10/249, और उसने बोल दिया ये वैल्यू है 2n/249, n का वैल्यू बताया तो 5 आ गया। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 identical capacitors C1, C2 and C3 have a capacitance of 1 microfarad. सबका जो वैल्यू है सो 1 माइक्रोफैराड से दिया हुआ है, एंड दे आर अनचेंज्ड इनिशियली, दे आर अनचार्ज्ड इनिशियली, कोई चार्ज नहीं है। They are connected in a circuit as shown in the figure, and C1 is the then filled completely with a dielectric material. पहले जो है सो C1 को कनेक्ट किया है, they are connected in a circuit as shown in the figure, and C1 is then filled, इसको फील्ड कर दिया है कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम से एप्सिलॉन। द सेल
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ ऑफ V नॉट, इसका जो है सो 8 वोल्ट दिया हुआ है। फर्स्ट द स्विच S1 इज क्लोज्ड, इसको क्लोज किया, इसको क्लोज किया, A ओपन है, S2 ओपन है, फर्स्ट केस, केस 1, S1 क्लोज्ड, S2 ओपन। S1 क्लोज्ड हो गया, S2 ओपन है, तो हमारे पास क्या आ गया, ये दोनों बेकार है। हमारे पास जो चीजें आया वो है जस्ट C3 और फिर कुछ है क्या, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जो ये V नॉट जो है सो 8 वोल्ट है, तो ये चार्ज होगा, और ये जब चार्ज होगा तो कितना चार्ज होगा, Q = CV, C 1 है, 1 माइक्रोफेराड, अभी 8 है, तो 8 माइक्रोकूलम का चार्ज इस पर आ जाएगा, फुली चार्ज हो जाएगा। When the capacitor C3 is fully charged, चार्ज हो गया, 8 माइक्रोकूलम उस पर चार्ज है। S1 is opened and S2 is closed simultaneously। अब यहाँ पर केस चेंज करता है, इसको ओपन करता है और इसको क्लोज करता है। इस पर ऑलरेडी 8 माइक्रोकूलम का चार्ज है, पहला जो केस था उसके वजह से, और अब यहाँ पर इसको लगाया, बैटरी खत्म, अब बैटरी की जरूरत नहीं। अब मेरे पास जो सर्किट है वो ऐसे है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, और ये चार्ज्ड है 8 माइक्रोकूलम से, और इसमें ये है इसका एप्सिलॉन आर, और ये इसका भी 1 माइक्रोफेराड, ये भी है 1 माइक्रोफेराड, और ये कितना हो जाएगा, ये C जो है, यदि हम इंट्रोड्यूस करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो उससे उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। C याद कीजिए क्या होता है, एप्सिलॉन 0 A/D। यदि एप्सिलॉन R हम इंट्रोड्यूस करते हैं डाइलेक्ट्रिक, तब हो जाता है एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई करते हैं, C टाइम्स एप्सिलॉन R, जस्ट मल्टीप्लाई हो जाता है इसका, A1 टाइम एप्सिलॉन R माइक्रोफेराड। इसको लिख देते हैं इस तरह से। अब इस केस में इसका C जो है सो C नहीं, C प्राइम हो गया, एप्सिलॉन R माइक्रोफेराड, और ये दोनों का भी 1 माइक्रोफेराड। क्या है क्वेश्चन, when all the capacitors reach equilibrium the charge on C3 is found to be 5 माइक्रोकूलम, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन R बताना है। शुरू में कितना था, 8 है, अब कितना है इस पर चार्ज, अब इस पर जो चार्ज है ये शुरू में था, ठीक है, अब इस पर जो चार्ज है वो 5 माइक्रोकूलम है, और 5 माइक्रोकूलम है, बाकी चार्ज कहाँ गया, 8 था, 5 है, यहां पर आ गया 3 माइक्रोकूलम, ये माइनस क्यू प्राइम, ये भी क्यू प्राइम, ये भी माइनस क्यू प्राइम। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज कंजर्व्ड है, पहले 8 था, अब इस पर 5 है, तो इस पर 3 होगा, ये 3 होगा तो -3, ये भी 3 होगा तो -3, ये बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, तो इसका सम जो है चार्जेस का 0 होना है। तो इस तरह से हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। ओके, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन R बताना है। अब यहां पर देखिए, इसको हम देखते हैं कैसे निकालें इसे। हम इस लूप में जो है किरचॉफ लॉ लगा देते हैं, बहुत सिंपल, और नहीं तो ऐसे कर सकते कि इसका हम इक्विवेलेंट निकाल लेते और बोलते दोनों का पोटेंशियल सेम है, इसलिए चार्ज का फ्लो अब नहीं हो रहा है, या किरचॉफ लॉ लगाते हैं। चलते हैं इधर से, इस रास्ते से, इसको क्रॉस कर रहे हैं, माइनस क्यू बाय कितना C, ये वोल्टेज हुआ, प्लस यहाँ पर प्लस है क्यू प्राइम बाय C कितना है, ये C प्राइम है, यहाँ पर प्लस क्यू प्राइम बाय C इक्वल टू 0, माइनस क्यू कितना है, 5 है, C 1 माइक्रोफेराड, क्यू प्राइम कितना है, 3 है, C प्राइम कितना है, एप्सिलॉन है, क्यू प्राइम 3 1 इक्वल टू 0, 3 बाय एप्सिलॉन R इज इक्वल टू 2, तो एप्सिलॉन R कितना आ गया, 3/2, सो 1.5।
ये आपका आंसर। समराइज करते हैं, इस तरह का एक सर्किट है, शुरू में S1 S2 दोनों ही ओपन है, ये जो 60 वोल्ट है। फर्स्ट केस में क्या करता है, पहले S1 को क्लोज करता है, S2 ओपन रहता है। तो ये सबको भूल जाइए, केवल आपके पास एक सर्किट है कुछ इस तरह से, एक बैटरी और एक C3 कैपेसिटर, इस तरह से ये चार्ज होना शुरू होगा और बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगा। चार्ज होकर यहाँ पर कितना वोल्टेज चार्ज आएगा, Q/C होता है, ये भी जो 60 वोल्ट है और C इसका 1 माइक्रोफैराड है, तो 8 माइक्रोकूलम इसमें चार्ज आ गया। अब क्या करता है, जब फुली चार्ज हो गया तो अब इस बैटरी इस स्विच को ऑफ करता है और इसको ऑन करता है, तो ये ऑफ हो गया है स्विच, तो ये बैटरी बेकार में है। मेरे पास केवल इतना सर्किट जो है, ये वाला सर्किट है मेरे पास। तो उस सर्किट में क्या होता है, ये 8 माइक्रोकूलम है, शुरू में 8 माइक्रोकूलम है। इक्विलिब्रियम में बोला ये 5 माइक्रोकूलम है, जो यहाँ दिखा रहे हैं इक्विलिब्रियम में 5 माइक्रोकूलम है, तो 3 माइक्रोकूलम गया कहाँ, इसके पास चला गया। ये 3 है तो यहाँ पर इंड्यूस करेगा -3, ये फिर 3 होगा, ये -3 होगा, इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब इसमें हम किरचॉफ लॉ लगा देते हैं। किरचॉफ लॉ कहता है कि वोल्टेज जो है सबको ऐड करते जाओ, वो 0 आएगा। तो यहाँ पर वोल्टेज देखते हैं, ये -Q/C यही वोल्टेज है इसके अक्रॉस। इधर से चलना शुरू करते हैं, वापस यहीं पर आना है, या उल्टा भी चल सकते थे। तो यहाँ पर -Q/C आया, प्लस यहाँ पर Q'/C' आया। इसका जो वैल्यू यहाँ पर जो इंट्रोड्यूस किया है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसके वजह से उसका कैपेसिटेंस εr टाइम्स ज़्यादा हो गया। शुरू में 1 माइक्रोफैराड था, εr का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ने इंट्रोड्यूस किया, तो अब इसका जो कैपेसिटेंस है εr माइक्रोफैराड हो गया। वही लिखे हैं, C' वही सब्सटीट्यूट करेंगे, और ये Q'/1 तो एक ही है, C सबके वैल्यू रखें। ये देखिए C' को εr लिखें, C को 1 माइक्रोफैराड लिखें। यहाँ हर जगह माइक्रोफैराड है और इधर 0 है, तो कोई फर्क नहीं है, हमें यूनिट को 10⁻⁻6 बार लिखने की जरूरत नहीं। वैसे भी आप देख सकते हैं माइक्रोकूलम माइक्रोफैराड दोनों तो कैंसिल हो। तो Q कितना है, ये 5 माइक्रोकूलम है इक्विलिब्रियम में। Q' कितना है, ये 3 है, क्योंकि शुरू में 8 था, और यहाँ से εr का वैल्यू 3/2 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सेक्शन में 2 क्वेश्चंस हैं, 2 पैसेज दिया हुआ है और उससे हमें आंसर को बताने हैं। 2 प्लेन हार्मोनिक साउंड वेव्स हैं, उसको एक्सप्रेस किया गया y1 = a cos 0.5 πx - 100 πt, और दूसरा इस तरह से। सभी यूनिट्स जो सब SI मीटर यूनिट्स में। हाउ मेनी टाइम्स डज एन ऑब्जर्वर हियर मैक्सिमम इंटेंसिटी इन 1 सेकेंड। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी का बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहा है मैक्सिमम इंटेंसिटी, वो बीट का बात कर रहा है। देखिए 2 यहाँ पर जो है ये प्रोग्रेसिव वेव जो है, वो उसका यदि फ्रीक्वेंसी बहुत हद तक सेम हो, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितना है 2πf, तो 2π चला गया 50 है, यहाँ पर 50 हर्ट्ज, यहाँ पर 46 हर्ट्ज है। ये जब दोनों बहुत पास पास में होते हैं तो वो बीट सुनता है। बीट क्या होता है कि जैसे ये दोनों सुपरइम्पोज करेंगे, इस पर सुपरपोजिशन होगा, और सुपरपोजिशन होगा तो कुछ इस तरह से सुनता है। ये हमारा एक्चुअल जो है वेव, साउंड वेव, और ये इनवैलिड है उसका। यहाँ पर देखिए मैक्सिमम सुना, यहाँ पर मिनिमम सुना, यहाँ मैक्सिमम सुना साउंड, यहाँ मिनिमम सुना, तो ये जो करके जो सुन रहा है इसको बीट कहते हैं। यहाँ पर जो साउंड सुन रहा है एक तो फिर खत्म हो गया, फिर वही बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी का साउंड है, ये खत्म हो गया, ये एम्पलीट्यूड दिखा रहा है, तो इसको कहते हैं बीट। तो ये बीट जो है सो उसका फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है 1 सेकंड में कितना बीट सुनेगा, वो होता है ये दोनों के फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। तो इस केस में 50 - 46 कितना आया 4 हर्ट्ज। 1 सेकंड में 4 तो इस तरह का हमिंग सुनेगा, 1 सेकंड में 4, ये हो गया आपका आंसर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड का साउंड का स्पीड क्या है, यहां से आप साउंड का स्पीड निकाल सकते हैं v1। साउंड का ये होता है ω/k, ओमेगा यहाँ पर ये है, इसको आप लिख सकते हो ऐसे a cos kx - ω/t, या साइन जो भी लिखना। तो ω/k, ओमेगा कितना है, ओमेगा है 100 पाई, k कितना है 0.5 पाई, चला गया, हाफ से डिवाइड करें तो डबल हो गया 200 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से निकालें, ये भी वैसे ही ω/k, ये है 92 पाई, ये है 0.46 पाई, इसको डबल कीजिए, ये पाई चला गया, ये 200 मीटर पर सेकेंड।
दोनों को ऐड कीजिए और ऐड करने के बाद में जो रिजल्टेंट आता है, ये देखिए ये दोनों में है, कॉमन है, और उसके बाद मेरे पास आया 0.5 पाई एक्स माइनस 100 पाई टी, और इधर है कॉस 0.46 पाई एक्स माइनस 92 पाई टी। यहाँ पर कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला आ गया, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2a इसको फार्मूला मिला रहे हैं, कॉस एक बार ऐड करते हैं, ये दोनों को ऐड किए तो आया 96 और उसका 2 से 3 तो 0.48 पाई एक्स, और ये वाला ये हो गया 96, ठीक है, ये 90 का 95 या 96 है, ठीक है, और कॉस इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0.50 में से 0.02 पाई एक्स माइनस ये 100 में से 92 गया तो कितना बचा 8, तो 4 पाई टी। यहां से भी आप स्पीड निकालिए, v इक्वल टू ओमेगा बाय के 96 पाई बाय 0.48 पाई, ये भी है 200 है मीटर पर सेकेंड। यहां से निकालिए, हर जगह से निकालिए, कहीं से भी निकालिए, 4 पाई बाय 0.02 200, ये भी पाई है 200 मीटर पर सेकेंड, कहीं से भी निकालिए 200 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड। हाउ मेनी टाइम्स द एम्पलीट्यूड ऑफ y1 प्लस y2 इज 0 इन 1 सेकेंड। यहाँ पर देखिए ये दोनों को ऐड किए तो हमें ये आया, तो ये 0 कब होगा, ये जो है 0 कब होगा, 0 होने के लिए इसको 0 होना पड़ेगा या फिर इसको 0 होना पड़ेगा। तो ये यदि 0 है, मान लेते हैं, कब ये 0 है, दो केसेस आ रहे हैं, एक आ रहा है कॉस कितना था 0.02 पाई एक्स माइनस 4 पाई टी, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, पहला वाला टर्म 48। तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, देखिए इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो है ओमेगा बाय 2 पाई, राइट, फ्रीक्वेंसी एफ से डिनोट करें, तो ये है 96 पाई टी बाय 2 पाई, सो 46 46 में 48, इसका फ्रीक्वेंसी है 48, इसका फ्रीक्वेंसी कितना है 4 पाई बाय 2 पाई, तो 2 बार ये 0 बनेगा, दो कंप्लीट सर्किल, और आप याद कीजिए एक कंप्लीट सर्किल में ये साइनसोइडल वेव है, इस तरह से यहाँ से यहाँ तक आप चलिए कितना बार 0 आता है, यहाँ से यहाँ तक एक सर्किल कंप्लीट हुआ, सर्किल नहीं एक वेव कंप्लीट हुआ, और एक यहाँ पर 0 आया, एक यहाँ पर 0 आया, दो जगह 0 आता है, तो टोटल जगह 0 कितना आएगा, यहाँ पर आया नंबर ऑफ 0 जो है कितना टाइम आया 48, एक वेव में 2 बार, तो ये 96 बार आया, 96 टाइम्स, और यहाँ पर नंबर ऑफ 0 कितना बार आया 2 टाइम्स 2 4 टाइम्स, तो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ 0 y इक्वल टू 0, ये कितना आएगा इस केस में 96 टाइम यहाँ पर और 4 टाइम यहाँ पर 100 टाइम्स। At x is equal to 0, how many times the amplitude of y1 plus y2 is 0 in 1 second? In 1 second में यहाँ पर 96 टाइम्स, यहाँ पर 4 टाइम्स, तो टोटल 100 टाइम्स पर सेकेंड। अब आप बोल सकते हो ये इसके में कॉमन नहीं हो सकता है क्या, ये दोनों कॉमन नहीं हो सकता कि जहाँ पर जो 4 बार इसका मैग्नीट्यूड 0 आए, यहाँ 96 टाइम्स और 4 टाइम्स में भी इंक्लूडेड हो सकता है, वो नहीं आएगा, कैसे आप यहीं पर देख लीजिए, ये 0 कब आता है, 0 आने का मतलब है ये होता है cos पाई बाय 2, राइट, तभी 0 होता है। तो जनरल फॉर्मूला इसका लिखते हैं
तो 2n माइनस 1 पाई बाय 2, n इक्वल टू 1 पे ये कितना आया पाई बाय 2, कौन कौन सा आ रहा है देखते हैं। पाई बाय 2 आया, 3 पाई बाय 2 आया, 5 पाई बाय 2 आया, ऐसे आ रहा है। तो यहाँ से टाइम कितना आ गया वो देख लेते हैं। 2n माइनस 1 पाई तो चला गया, बाय 8 आ रहा है। और ये वैल्यू जो देगा यहाँ से देख सकते हैं, 1 पर ये कितना आया 1 बाय 8, 2 पर कितना आया 3 बाय 8, 5 बाय 8, 7 बाय 8, और ये टाइम जो है सो 9 बाय 8। यही चार्ट को लेना है 1 सेकेंड में। इसके बाद एक टाइम 1 सेकेंड से ज़्यादा हो गया। इधर से यदि हम देखें यहाँ पर जो टाइम है कितना है 96 पाई टी। 96 पाई टी जो है वो है 2m माइनस 1 पाई बाय 2। तो यहाँ से t आ गया 1 बाय 2 टाइम्स 96, 2m माइनस 1। इसको 8 के टर्म में लिख लेते हैं, 2m माइनस 1 बाय 8 और 24। तो अब यहाँ पर देखते हैं क्या क्या आता है। ये देखिए जो भी आएगा ऑड नंबर आएगा। ये आएगा 1 बाय 8 टाइम्स 24, 3 बाय 8 टाइम्स 24, और ऐसे ही आएगा 5 बाय 8 टाइम्स 24। यदि कोई भी नंबर में इसको और इसको सेम होना है तो नीचे 8 रहेगा केवल, मैंने 24 जो है सो कट जाना चाहिए पूरा पूरा, और ये कट के क्या आना चाहिए एक ऑड नंबर पहले कटेगा। ये तो ऑलरेडी ऑड है ना, 24 को यदि काटना है तो वहां पे एक इवन नंबर चाहिए, और ये ऑड नंबर केवल चल रहा है। ऑड नंबर को हम इवन नंबर से नहीं काट सकते। कोई भी ऑड नंबर नहीं है जिसको हम 24 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो ये आएगा ही नहीं कभी, क्योंकि ये कभी एक इंटीजर आएगा ही नहीं। यहाँ पर जो भी वैल्यू है ऑड डिवाइडेड बाय 2m माइनस 24, ये कोई इंटीजर नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये वाला दोनों में कॉमन नहीं है। तो इस तरह से हमारे पास 100 जो है सो 100 टाइम्स इसका एम्पलीट्यूड 0 होना है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये पैसेज 2 है। द फिगर शोज ए सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस ए, यहाँ पे दिखता है, विथ 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स 1 and 2 ऑल इन द प्लेन ऑफ द पेपर। सब जो स्क्रीन के प्लेन में है। द डिस्टेंस ऑफ ईच वायर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप इज d दिया हुआ है। द लूप एंड द वायर आर कैरिंग द सेम करंट I। इसमें करंट का डायरेक्शन दिखाया है और इधर नहीं दिखाया है। द करंट इन द लूप इज इन द काउंटर क्लॉकवाइज, ये दिखा दिया, इट सीन फ्रॉम अबव। When D is almost A, but wires are not touching the loop, ये ऐसा है कि इस केस के लिए ये इतना बड़ा वायर है कि वो टच नहीं कर रहा है केवल, लेकिन ऑलमोस्ट जो है सो टच कर रहा है इस तरह से। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a बाई डी बाई, यहाँ पर ये जो है सो d बाई डी हो जाएगा, राइट। ये d है तो ये भी d हो जाएगा, ये जो है सो d हो गया, वही तो बोला। इट इज फाउंड दैट द नेट मैग्नेटिक फील्ड इन द ऑन द एक्सिस ऑफ द लूप इज 0 एट ए हाइट h अबव द लूप। अब देखिए ये सभी एक प्लेन में है, सोच लीजिए आपका पेपर है उसके प्लेन में है, और इस प्लेन के यहाँ पर ये जो k एक्सिस को हम कहें, यदि ये k एक्सिस है, z एक्सिस है, ये z एक्सिस पर कुछ हाइट पर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, और बोला वो 0 होगा, किस केसेस में 0 होगा। तो यहाँ पर जो है एक तो ये वायर लूप की वजह से यहाँ इस डायरेक्शन में, इसके एक्सियल डायरेक्शन में जो है सो मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है वो कितना होता है। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वायर की वजह से वो होता है μ0 I बाय 2। ये होता है इसका, यदि ये है रेडियस और ये डिस्टेंस x है, या हाइट यहाँ पे बोले, ये वाला हाइट यहाँ पर चलेगा, ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का पावर 3/2। डायमेंशन सही करते हैं, μ0 I बाय 2r होना चाहिए h इक्वल टू 0 पर। तो ये हो गया 2 3 हो गया, इधर से कितना होता है
डायरेक्शन इधर। तो यहाँ पर जो है इसके वजह से क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है वो देखना पड़ेगा। यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो डायरेक्शन अप होगा। तो इस डायरेक्शन में जो है सो बी इसके वजह से, रिंग के वजह से अप डायरेक्शन में, तो ये दोनों की वजह से डाउन डायरेक्शन होना चाहिए, राइट। तो डाउन डायरेक्शन में कब आएगा, पहले इसका सेंटर पर ही देख लीजिए कब आता है डाउन डायरेक्शन में। यदि करंट इधर बह रहा हो पी क्यू में तब ये डाउन में आता है, और एस आर में यदि करंट एस टू आर बह रहा हो तो ये डाउन में आता है। तो इसको ऊपर में भी जब जाएंगे यहाँ पर तो सेम सिचुएशन रहेगा। तो डायरेक्शन में पता चल गया कि डायरेक्शन जो है सो पी क्यू और एस आर होना चाहिए। पी क्यू और एस आर ये दो को है, यहाँ आर एस है वो नहीं चलेगा। करंट्स इन वायर 1 एंड वायर 2 आर इन द डायरेक्शन पी क्यू एंड एस आर। अब एच का वैल्यू कितना है, ए या 1.2 वो पता करना है। अब देखिए ये रिंग की वजह से जो है वो तो पता चल गया, इसको आर लिख देते हैं, पी आर। पी आर कितना होता है यहाँ पर लिखा हुआ है इतना, यहाँ पर जो है सो। अब इसके वजह से जो फील्ड आता है वो डाउन है यहाँ पर, डाउन इनटू द प्लेन है यहाँ पर। इसको कुछ हाइट अप पर कितना हो जाएगा, वो इधर आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। और ए एंगल यदि इसके साथ में बना रहा है थीटा, ये एंगल थीटा है इसके साथ में, तो ये एंगल कितना होगा, ये तो 90 डिग्री है, ये हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये परपेंडिकुलर, ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये थीटा हो गया। तो यहां से इसका जो कंपोनेंट है दो है, एक इधर कंपोनेंट हुआ और एक डाउनवर्ड कंपोनेंट हुआ। और वैसे ही सिचुएशन इसके लिए आएगा, ये जो है इधर परपेंडिकुलर दिखा रहा है तो इसका भी दो कंपोनेंट होगा। ये वाला एंगल जो है थीटा है तो यहाँ पर थीटा है, सिमेट्री की वजह से दोनों थीटा है, इसको हम तभी थीटा 2 बोलते हैं। सिमेट्री की वजह से दोनों सेम होगा। तो इसका जो तो कंपोनेंट है एक डाउनवर्ड में, इधर जो कंपोनेंट है इधर जो कंपोनेंट है वो काउंटर बैलेंस कर लिया क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये थीटा भी दोनों का सेम है। तो जो भी आया वो नीचे के डायरेक्शन में आया। वो कौन सा कंपोनेंट है, यदि यहाँ पर ये B1 है, ये B2 है, तो उसका नीचे में डायरेक्शन B cos थीटा। तो B1 आपका जो है ये B जो है दोनों वायर की वजह से वो आता है B1 cos थीटा और B2 cos थीटा, डायरेक्शन नीचे मतलब ऐसे, और इसका डायरेक्शन अप है। रिंग के वजह से यहाँ एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से, यदि एंटी क्लॉकवाइज आप करंट का डायरेक्शन कर लीजिए तो थंब दिखाएगा पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ में, तो अप डायरेक्शन में ये है फिर रिंग की वजह से। और ये दोनों जो दिख रहा है हमें उसको नीचे लाना है तभी ये बैलेंस होगा। यहाँ पर नेट फोर्स 0 होना है, यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होना है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इसमें करंट इस डायरेक्शन में, इसमें करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पर जो है ये जो प्लेन है ये वायर और ये जो लाइन है इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, इसका कंपोनेंट एक कंपोनेंट जो है ये एंगल थीटा है तो नीचे आ रहा है। वैसे ही B2 के लिए भी होगा, वो नीचे आ रहा है, और जो परपेंडिकुलर नहीं आ रहा उस प्लेन में जा रहा है वो दोनों एक दूसरे का काउंटर बैलेंस कर लिया। ये P1 साइन थीटा और ये B2 साइन थीटा, ये दोनों काउंटर बैलेंस कर लिया, हमें उससे मतलब नहीं। ये जो है आप यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यदि 0 होना है, उस पॉइंट को P बोले 0 होना है, तो इसका मतलब है कि जो रिंग के वजह से है वो ये दोनों के जो वजह से है बी वाई वो दोनों सेम है। और रिंग की वजह से कितना है, म्यू 0 आई ए स्क्वायर बाय 2 ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पावर 2/3 3/2 ये वाला। और इसकी वजह से कितना होगा B1 B2 कितना है, वो तो दोनों सेम है। B1 B2 ये लंबा वायर की वजह से कोई डिस्टेंस r पर कितना होता है, ये होता है म्यू 0 I/2 ये डिस्टेंस r
टाइम्स 2 पाई आर, ये होता है। तो यहां पर लिखते हैं म्यू जीरो, करंट आई है, बाय 2 पाई आर, डिस्टेंस कौन सा आर ले, ये वाला डिस्टेंस, ये ए है, ये एच है, तो ये डिस्टेंस आर कितना हो गया, यहां से देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए ये डिस्टेंस आर है, ये हाइट एच है, ये है, तो आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सेम चीज यहां पर है। तो ये तो B1 का वैल्यू हुआ केवल, और cos थीटा जो है सो, और इतना ही B2 का भी वैल्यू है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। म्यू जीरो आई खत्म हो गया, ये 2 और ये 2 भी खत्म हो गया, इधर क्या बचा, ए स्क्वायर बाय 2 ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पावर 3/2, इधर है क्या 1 बाय पाई स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कॉस थीटा का वैल्यू बताना है। यहाँ पर देखिए ये थीटा है, ये थीटा है तो ए भी थीटा हुआ, और कॉस थीटा होगा ए बाय आर, ए बाय आर, आर मतलब ये वाला वैल्यू। एक ये चला गया ए बाय 2, यहाँ पर आया एक स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और एक ये वाला इसके साथ चला गया, स्क्वायर रूट केवल यहीं पर है, तो जो बचा वो कितना बचा, पाई ए बाय 2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहां से एच का वैल्यू निकाल सकते हैं, हाइट पूछा था, हाइट पूछा था, तो हाइट यहां से निकाल सकते हैं। एच इक्वल टू कितना आ गया, एच आ गया पाई ए स्क्वायर बाय 4 माइनस ए स्क्वायर, कितना स्क्वायर कर दिया और सिंप्लीफाई की तो इतना आ रहा है। देखते हैं एच इक्वल टू पाई स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 4 माइनस इतना, दोनों में ये है, बाहर कर लिया, पाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 1, पाई स्क्वायर कितना अप्रोक्सीमेट लेते हैं 10 बाय 4 माइनस 1, ये कितना हो गया, ये 2.5 में से एक चला गया 1.5, 1.5 जो है सो कितना होता है उसका, 1.2 जो है सो उसका स्क्वायर होता है 1.44, और 3 का स्क्वायर होता है 1.69, ये दोनों के बीच में है तो कुछ 1.2 मान लीजिए 5 है, कौन सा ऑप्शन दिखा रहा है, ये 1.2, ये तो आंसर हो गया आपका 3। तो एक बार फिर से समराइज करते हैं, ये 2 वायर है, उसमें करंट पास कर रहे हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में से रिंग में करंट पास कर रहा है, रिंग कितना बड़ा है, बड़ा है, डी इक्वल टू ए का ऑलमोस्ट है, यहाँ पर देख रहे हैं, वो बोल रहा है इसका ये सब तो प्लेन में है, पेपर के प्लेन में है, यहाँ सब ऊपर उठिए जेड एक्सिस पे, और कुछ हाइट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 0 है, तो वो हाइट कितना है वो बताना है, करंट का डायरेक्शन बताना है। तो देखिए ये जो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है करंट इसमें, तो इसकी वजह से जो फील्ड होगा उसका डायरेक्शन जेड एक्सिस में होगा। आप करंट के डायरेक्शन में अपना चारों फिंगर्स को, राइट हैंड के चारों फिंगर्स को कर्ल कीजिए, थंब दिखाएगा डायरेक्शन फील्ड का, तो रिंग की वजह से जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, हमें ये दोनों की वजह से जो डायरेक्शन आएगा उसको डाउनवर्ड करना पड़ेगा यहाँ इस पॉइंट पर फील्ड को 0 करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए इसमें जो करंट पास कर रहा है, यदि हम इसका सेंटर पर बात करें उसी प्लेन में, यदि P to Q करंट है तो फील्ड डाउन है, वैसे S to R जब करंट है तो फील्ड डाउन है, तो ये डायरेक्शन हमें पता चल गया। इस पॉइंट पर नलिफाई करने के लिए फील्ड को, जो कि ऊपर डायरेक्शन में है, हमें नीचे डायरेक्शन में फील्ड लाना पड़ेगा, और वो तभी पॉसिबल है यदि करंट P to Q और S to R चल रहा है। तो करंट में पता चल गया
T2Q और S2R, वो दो ऑप्शन है 2 और 3 में। अब H का वैल्यू क्या A होगा या 1.2 A होगा, वो देखने के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो Br का वैल्यू यहाँ पर हम दिखे कि यदि ये रिंग है हमारा है, रिंग में करंट एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से फ्लो कर रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस्ड होता है वो होता है μ0 टाइम्स I, A स्क्वायर, ये रेडियस है, बाय 2 टाइम्स ये जो डिस्टेंस यहाँ से है उसका पावर 3, ये हाइट h है। और वायर की वजह से यहाँ पर जो है फील्ड कितना होगा, वो एक तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, वायर और इस लाइन के बीच में जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ये है, ये मान लीजिए हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा। और मैग्नीट्यूड इसका है μ0, हाँ लिखा है इसका मैग्नीट्यूड, कहीं नहीं लिखा, हाँ लिखा तो है, ये है मैग्नीट्यूड μ0 I डिवाइडेड बाय 2 पाई r, r ये डिस्टेंस है पॉइंट का इस वायर से, मिनिमम डिस्टेंस। और इसका कंपोनेंट जो है वर्टिकल डायरेक्ट डायरेक्शन डाउनवर्ड जो है वो b cos थीटा है। अब cos थीटा यहाँ से निकाल सकते हैं, cos थीटा इक्वल टू a बाई h। तो ये तो एक वायर की वजह से हुआ, दूसरा वायर की वजह से भी ऐसे ही आया, और उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है b cos थीटा। तो bp को 0 होने के लिए ये वायर की वजह से, दोनों वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो, और रिंग की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों सेम होना चाहिए। डायरेक्शन तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ऑपोजिट है। उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, यहाँ वायर की वजह से μ0 I बाई 2 पाई स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एक वैल्यू है, cos थीटा उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और 2 से इसलिए मल्टीप्लाई किए क्योंकि 2 वायर है, 2 वायर्स, और दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है, सिमेट्रिक है। इसको सबका वैल्यू रख के सिंप्लीफाई किए तो h का वैल्यू जो है सो यहाँ पर हमें आया ऑलमोस्ट 1.25, और इस तरह से ऑप्शन 3 है। तो ये क्वेश्चन था पैसेज 2 से है यहाँ पर, और ये था सैम्पल पेपर 3 का बाकी बचा हुआ क्वेश्चन। थैंक यू।